नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से भारत समाचार के इस खास कार्यक्रम में जो आधारित है कानाफूसी और गपशप पर। तो चलिए शुरू करते हैं पावर सेंटर। वो नाकाम है, लेकिन सरकार हर बार उन्हें बहुत बड़े बड़े पद देती है। ऐसा क्यों है? जब वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाते, उसके बावजूद उन्हें हटाकर वहाँ से दूसरे बड़े विभाग में डाल दिया जाता है। उनकी इतनी उपयोगिता क्या है, इतना महत्व क्यों है, ये अपने आप में ब्यूरोक्रेसी के तमाम सारे लोगों को हैरत में डाले हुए है। बात उत्तर प्रदेश में एक ऐसे नाकाम अफसर की जो जिस विभाग में रहा वहाँ वो विभाग बैठ गया, वो विभाग पीछे चला गया और सरकार को नाराज होकर उन्हें हटाना पड़ा। बात उत्तर प्रदेश के आईएएस अफसर नरेंद्र भूषण की, जिन्हें एक बार सरकार ने फिर से यूपीडा के सीईओ के पद से हटा दिया है। सीईओ का जो पद है यूपीडा का, वो बहुत बड़ा है। पीडब्ल्यूडी के प्रमुख सचिव से भी ज़्यादा बड़ा पद कह सकते हैं आप उसको बजट के मामले में। और जो योगी सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट्स हैं वो इन्हीं यूपीडा के द्वारा चलाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जितनी चमचमाती हुई और एक्सप्रेसवे वाली सड़कों पर आप चलते हैं वो सब यूपीडा ही बनाता है। और उसके सीईओ नरेंद्र भूषण 4 महीने में ही हटा दिए गए। नरेंद्र भूषण की गिनती उत्तर प्रदेश के प्रभावशाली अफसरों में होती है, लेकिन उनकी नाकामियों की वजह से जिस विभाग में वो रहे वो बदनाम होता गया। 1992 बैच का यह आईएएस अफसर यूपीडा और उपसा के सीईओ पद से हटा दिया गया। उनकी जगह मनोज कुमार सिंह को नया सीईओ बनाया गया है। मनोज कुमार सिंह आईडीसी भी है उत्तर प्रदेश के। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जब लोगों को पता है कि वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, उन्होंने विभाग को पीछे ढकेल दिया है। ऐसे में उनको इतने लंबे समय तक इस विभाग में क्यों बर्दाश्त किया गया? नरेंद्र भूषण के पास अब भी औद्योगिक विकास जैसे बहुत बड़े महकमे का चार्ज है, वो उसके प्रमुख सचिव हैं। जब उसी विभाग के एक यूपीडा को उन्होंने, जिसके ऊपर कई हजार करोड़ रुपए का कर्ज है और उसके एक एक दिन का जो काम लेट होता है उस पर सरकार को लाखों रुपया ब्याज देना पड़ता है, वहाँ पर तमाम सारे प्रोजेक्ट लेट हो रहे थे, जिसमें मुख्यमंत्री के जिले का गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का जो प्रोजेक्ट है वो पूरी तरह से लेट हो चुका है, ठप है। और नरेंद्र भूषण अपने 4 महीने के कार्यकाल में एक बार भी उस प्रोजेक्ट का निरीक्षण करने नहीं जा पाए। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे जो है ये 2018 में बनना शुरू हुआ था और 4 सालों में यानी 2022 में इसको पूरा हो जाना था, लेकिन अभी भी ये आधा अधूरा है। लेकिन हैरत की बात यह है कि पहले वो ग्रेटर नोएडा में सीईओ रहे, वहाँ से रहकर आए तो उन्हें पीडब्ल्यूडी विभाग का प्रमुख सचिव बनाया गया। पीडब्ल्यूडी विभाग में बहुत बड़े घोटाले हो गए तबादले में, जिसमें कई सारे अफसर फंस गए, कई सारे लोगों की तनख्वाह कट गई, कई लोग निलंबित हो गए। लेकिन नरेंद्र भूषण का कुछ नहीं हुआ, उनको वहाँ से हटाकर औद्योगिक विकास जैसे बड़े महकमे का फिर प्रमुख सचिव बना दिया गया। उसके बावजूद उनको सीईओ का चार्ज दे दिया गया यूपीडा का और उपसा का। अब आज एक 4 महीने बाद फिर वही स्थिति है। तो जो अफसर काम ही नहीं कर पा रहा है उसको आप बार बार मलाई क्यों चटाते जा रहे हैं? नरेंद्र भूषण की कार्यशैली उत्तर प्रदेश में चर्चा का विषय बनी हुई है। मूलतः वो पंजाब के भटिंडा के रहने वाले हैं। जिस विभाग में भी रहे वहाँ उनकी मंत्रियों से भी अनबन रही, लेकिन वो हमेशा भाग्यशाली साबित हुए। आप उसको प्रभावशाली भी कह सकते हैं, क्योंकि वो बड़ा विभाग पाने में कामयाब रहते हैं। सवाल ये उठता है कि जो नाकाम है उसको बार बार इतनी बड़ी जिम्मेदारी क्यों दी जाती है? आखिर ऐसी कौन सी सेटिंग है, ऐसा कौन सा जुगाड़ है, ऐसी कौन सी मजबूरी है कि नरेंद्र भूषण के बिना सरकार का काम नहीं चलता है? तो इस ब्यूरोक्रेसी के तमाम सारे रंग हैं, तमाम सारे राज हैं जो पर्दे के पीछे होते हैं, शायद खुलकर नहीं आते। जो बहुत बड़े ईमानदार और हरिश्चंद्र बनते हैं, उनका पर्दा जब हटता है तो उनका जीवन के तमाम सारे कई दाग दिखते हैं। हालांकि शायद अभी वो वक्त नहीं आया है, थोड़ा इंतज़ार करिए। जब से देश बना, आज़ाद हुआ,
जिनके हाथों में वर्षों से लाठी है और मुंह पर छूटते ही गाली, उस पुलिस से आप खुद हाथ जोड़ने की उम्मीद करते हैं? आज़ादी के 75 सालों बाद भी आज भी आम आदमी थाने में जाने पे डरता है, जहां उसका स्वागत बेटे और गालियों से होता है। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की पुलिस में फरियादियों का स्वागत हाथ जोड़कर होगा, उन्हें कुर्सी पर बिठाया जाएगा, उनको सम्मान दिया जाएगा, प्रेम से बात की जाएगी? बड़े आश्चर्य की बात है। लेकिन अब एक नया और अभिनव प्रयोग उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में शुरू हुआ है। शुरुआत की है इसकी अखिल कुमार ने, जो एडीजी जोन है गोरखपुर के। सरकार का एक निर्देश आया कि फरियादियों के साथ अच्छा बर्ताव किया जाए, खासतौर से पुलिस करे। प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद और डीजीपी विजय कुमार ने ये पुलिस से अपेक्षा की प्रदेश के कि वो कुछ ऐसा करें कि आम जनमानस के बीच पुलिस की जो छवि है, जो उसको लेकर सोच है, उसमें लोग बदलाव महसूस करें और व्यवहार में वो चीज़ दिखाए। क्योंकि बात तो कही जाती है, किताबों में भी छपता है, लेकिन व्यवहारिक नहीं हो पाती। थाने में जाओ फिर वही हाल। लेकिन गोरखपुर के कैंट थाने में ऐसा नहीं है। वहाँ पर एक नई शुरुआत की गई है, जहाँ पर जो भी फरियाद लेकर आता है, पुलिस खड़े होकर हाथ जोड़कर उसका नमस्ते करती है और उसके बाद उसकी समस्या को पूछती है, अंदर ले जाती है, कुर्सी पर बैठाती है, पानी भी पिलवाती है। ये सब सच आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। हालांकि लोगों को विश्वास नहीं होता है, लेकिन अब गोरखपुर पुलिस का आगंतुकों के साथ इस तरह के व्यवहार मजबूरी तो नहीं है, लेकिन पुलिस की छवि बदलने की एक कोशिश आप इसे कह सकते हैं। अब इसके लिए व्यवस्था ये की गई अखिल कुमार के द्वारा कि थाने पर जो भी पहरे पर तैनात होगा, सबसे पहले वही किसी फरियादी से मिलेगा। वो अपने शिष्टाचार और व्यवहार को इस तरह से प्रदर्शित करेगा जिससे कि थाने पर आने वाला कोई भी शख्स भयभीत ना हो, और इसको हर पुलिसकर्मी को अपने व्यवहार में शामिल करना है। तो ये एक नया जो प्रयोग है, ये निश्चित ही सराहनीय है। अखिल कुमार, वैसे आपको बता दूं कि 1994 बैच के आईपीएस अफसर हैं, बिहार के बेगूसराय के रहने वाले हैं, लंबे समय तक केंद्र सरकार में रहे प्रतिनियुक्ति पर। अभी कुछ दिन पहले ही वो लौटकर यूपी आए हैं और उनको पहली पोस्टिंग गोरखपुर में एडीजी के तौर पर दी गई है। अखिल कुमार की गिनती उत्तर प्रदेश के ईमानदार और सज्जन आईपीएस अफसरों में होती है और उन्होंने अपनी कार्यशैली से एक अलग पहचान बनाई है। आज उनकी पहल पर जो गोरखपुर का कैंट थाना है, वहाँ पर फरियादियों से मिलने जुलने का तरीका बदल गया है और ये बहुत अपने आप में आमूल चूल परिवर्तन है। एक ऐसा प्रयोग है जो पुलिस की छवि को बदलने की बहुत बड़ी कोशिश है, और अगर ये मूर्त रूप लेता है आने वाले वक्त में, अगर ये लंबे समय तक चलता है, तो निश्चित ही पुलिस की छवि तो जो बनेगी ही, जो बहुत लंबे समय से अन्याय, अत्याचार, गाली गलौज की जो बातें होती थी, उन पर तो लगाम लग ही जाएगा। जनता के मन में जो दृष्टिकोण है, इस प्रयोग के शुरू होने के बाद हम बदलने की उम्मीद करते हैं। आम जनमानस को ये भावना का जिस दिन एहसास हो जाएगा कि वही सर्वोपरि है, पुलिस भी उसको सम्मान देती है, तो निश्चित ही वो बेधड़क और बिना किसी झिझक के जाकर थाने में अपनी बात कहना शुरू करेगी। वैसे पुलिस ने जो ये अभिवादन का कार्यक्रम शुरू किया है, इसकी शुरुआत भी खुद एडीजी अखिल कुमार ने सबसे पहले की और उन्होंने अपने मातहतों को बाकायदा इसके लिए ट्रेनिंग भी दी है कि आप सब लोग प्रतिदिन के व्यवहार को में इसको अपनाएं, जिससे कि पुलिस के प्रति जो लोगों के मन में विचार है, उसमें बदलाव व्यापक तौर पर दिखाई पड़ना शुरू करे और गोरखपुर पूरे उत्तर प्रदेश के लिए एक नज़ीर बने। पुलिस में बड़ा अनुशासन होता है, अधिकारी के आदेश को इनकार नहीं कर सकते पुलिसकर्मी, चाहे मजबूरी में मानना पड़े। एक सज्जन ने कहा कि जिले में रहना है तो काम करो प्यारे, हाथ पैर जोड़ सबको सलाम करो प्यारे। लेकिन अगर किसी को सलाम करें तो इसमें ना तो कोई बेइज्जती है और ना ही कोई अपमान। शिष्टाचार बढ़ता है और पुलिस की छवि भी अच्छी बनेगी। हम उम्मीद करें कि अखिल कुमार का ये प्रयास
रंग लाएगा और पूरे उत्तर प्रदेश में अभिनव प्रयोग के लिए वो जाने जाएंगे और आने वाले वक्त में उनका यह प्रयोग प्रदेश के स्तर पर और राष्ट्र के स्तर पर भी अपनी पहचान बनाएगा। उत्तर प्रदेश में इन दिनों छोटी पार्टियों के मजे हैं, या ये कहिए कि छोटे दलों को बड़े पेड़ की छांव की ज़रूरत है और इस ज़रूरत ने उत्तर प्रदेश के राजनीतिक तापमान को बढ़ा दिया है। सियासी गर्मी बढ़ी हुई है। राजभर और जयंत चौधरी इन दिनों दोनों हॉट केक की तरह हैं सियासत में। दोनों को लपकने के लिए बीजेपी बेताब है। दोनों के बीजेपी में जाने की खबरें हैं और ये भी कहा जाता है कि लोकसभा चुनाव के पहले जो ऑपरेशन लोटस है वो अपना रंग दिखा रहा है। अखिलेश यादव के सबसे भरोसेमंद साथी जयंत चौधरी, उनको लेकर कयास चल रहे हैं कि क्या वो बीजेपी में जा रहे हैं, क्या बीजेपी उन्हें केंद्र में मंत्री बनाएगी, क्या उत्तर प्रदेश की सरकार में उनकी पार्टी के लोगों को मंत्री पद का ऑफर दिया गया है। बहुत सारी बातें इन दिनों चल रही हैं। इसी बीच अब विपक्षी दलों की एक मीटिंग भी होने वाली है कर्नाटक में, उसमें भी जयंत चौधरी का टिकट आ चुका है, वो जाएंगे। ये दो विरोधाभासी स्थितियां और माहौल इसमें यूपी की सियासत में बने हुए हैं। दूसरी ओर पीले गमछे वाले ओम प्रकाश राजभर, जिनकी पूर्वांचल के वोटों पर काफ़ी मजबूत पकड़ मानी जाती है, लेकिन ये भी माना जाता है कि अब वो बीजेपी में शामिल होकर एनडीए का हिस्सा बनने वाले हैं, यानी कि बीजेपी के साथ गठबंधन में जाएंगे। बीजेपी ऐसा क्यों कर रही है जबकि वो यूपी में बहुमत में है? क्या वो विपक्ष को कमज़ोर करना चाहती है? क्या पूरब से लेकर पश्चिम तक, पश्चिम में जाट वोट, किसान आंदोलन जिस पर इस आरएलडी की मजबूत पकड़ थी, उस स्थिति को वो डावाडोल करना चाहती है? अखिलेश यादव के गठबंधन में संशय पैदा करना चाहती है? तो बहुत सारी इसको लेकर सवाल हैं। हालांकि जयंत चौधरी जो थे वो अखिलेश यादव के सपोर्ट से ही राज्यसभा के सांसद बने थे, लेकिन सियासत में कोई भी दल बिना सत्ता के बहुत लंबे समय तक सरवाइव नहीं कर सकता, ऐसा लोगों का विचार है। ऐसे में जयंत चौधरी की ये मजबूरी भी समझी जा सकती है। दूसरी ओर अखिलेश और राजभर दोनों पहले से अलग हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश में अभी लगभग 4 साल की सरकार है। ऐसे में राजभर कितने दिन तक इंतजार करते विपक्ष में रहकर? एक बार वो पहले बीजेपी के साथ मंत्री रह चुके हैं, दोबारा वो मंत्री बनने की अब हसरत रखते हैं और इसके लिए उन्होंने दिल्ली में डेरा जमा दिया है। उनकी गृह मंत्री से मुलाकात हो गई है और उनको पार्टी को किस तरह से सम्मान दिया जाएगा, कैसे वो सरकार में आएंगे, क्या क्या उनकी डिमांड है, इस पर उनकी लगभग बात फाइनल हो गई है। राजभर इस बार बीजेपी के साथ गठबंधन में कुछ नई शर्तों के साथ हैं। उनका मानना है कि जिस तरह से संजय निषाद और उनके परिवार को, उनके बेटों को सम्मान दिया गया, उसी तरह से इस बार उनकी पार्टी और उनके परिवार के लिए भी सियासी ओहदों का इंतजाम होना चाहिए, जिसमें कम से कम 3 लोकसभा की सीटें, 1 एमएलसी और उनके कार्यकर्ताओं का विभिन्न आयोगों और निगमों में समायोजन होना चाहिए। हालांकि राजग की दिल्ली में 18 तारीख को एक बड़ी बैठक होने जा रही है, लेकिन उससे पहले लगभग ये फाइनल है कि ओम प्रकाश राजभर अब अमित शाह से जब उनकी मुलाकात हो गई है तो वो बातें औपचारिकता हैं। अब मंत्रिमंडल का जब विस्तार होगा तो उनको देर सवेर इसमें लिया जाएगा। लेकिन ये जो उत्तर प्रदेश है ये इसलिए आज अहम हुआ है, छोटे दलों की पूछ इसलिए बड़ी है क्योंकि लोकसभा का चुनाव है, 80 सीटें हैं। बीजेपी को कर्नाटक के बाद उत्तर प्रदेश से उन सब कमियों को पूरा करना है जहां जहां बीजेपी देश में घटेगी। लोकसभा में यूपी में जो उसका 75+ का लक्ष्य है, उसके लिए राजभर और जयंत चौधरी दोनों पर डोल डालना, दोनों को अपने साथ लाने की कोशिश करना, ये उसकी रणनीति है। योगी आदित्यनाथ की सरकार में राजभर पहले मंत्री रहे हैं। जो एक बार रह लेता है वो दोबारा भी रहना चाहता है, क्योंकि दिल मानता नहीं है। बिना पद प्रतिष्ठा के सुनवाई नहीं होती है, बिना एस्कॉर्ट के, हारन के, सुरक्षा के, पुलिसकर्मी के जिले में वो भौकाल भी नहीं बनता है। कार्यकर्ताओं को भी लगता है कि वो उपेक्षित हैं। अब वक्त आ गया है कि दोनों हाथ में लड्डू है, खूब भर के खाइए और आने वाले वक्त में सत्ता का सुख हासिल करिए
वैसे दोनों नेताओं को हमारी ओर से शुभकामनाएं हैं। पावर सेंटर में बात अब एक ऐसे पावर कपल की जिसका इन दिनों यूपी की ब्यूरोक्रेसी में बड़ा जलवा चल रहा है। पति पत्नी दोनों बेहद ताकतवर अफसरों में शुमार हैं। वो जो चाहते हैं करते हैं। उनके लिए ना तो मंत्री अहमियत रखते हैं और ना ही अगल बगल के कोई अफसर। दोनों के नाम की जब चर्चा आती है तो नोएडा से लेकर राजधानी लखनऊ तक किसी की उनके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं होती। उनका सिक्का चल रहा है। वो जो चाहते हैं वो मनमानी करते हैं। बात आज उत्तर प्रदेश की चर्चित आईएएस अफसरों की जोड़ी रितु और मयूर महेश्वरी की। ये दोनों अफसर इन दिनों इतने प्रभावशाली हैं कि वो अगर सही को गलत भी कर दें तो उनको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। रितु महेश्वरी नोएडा की सीईओ हैं और मयूर महेश्वरी यूपी सीडा के एमडी हैं। अब बात आती है कि ये दोनों अफसर इतने पावरफुल कैसे हैं। यूपी सीडा में जहां मयूर महेश्वरी एमडी हैं, उन्होंने इस बार तबादला नीति को ताक पर रखकर मनपसंद अफसरों को मनचाही तैनाती दी। बड़ी संख्या में ऐसे अफसरों को मलाईदार पदों पर तैनात किया है जिन पर विजिलेंस जांच चल रही है, एफआईआर है और दाग ही दाग है। लेकिन मंत्री की चिट्ठी के बावजूद, उनके ऐतराज के बावजूद मयूर महेश्वरी ने मनमाने तबादले किए और उन पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मंत्री ने अपनी चिट्ठी में ये मुद्दे उठाए हैं कि शर्मिला पटेल जैसी अफसर जिनको बर्खास्त कर दिया गया था, जो कोर्ट से स्टे लेकर वापस आई हैं, उनको टोनिका सिटी जैसी परियोजना का अधिकारी क्यों बनाया गया है। इसी तरह से अजयदीप सिंह, सीमा सिंह, एपी कौशिक, इन सब लोगों को महत्वपूर्ण तैनातियां कैसे दी गई हैं। इन सब के ऊपर तमाम बार भ्रष्टाचार के आरोप हैं, निलंबन है और तो और कई लोग ऐसे हैं जो कोर्ट से स्टे लेकर नौकरी कर रहे हैं। ये है आपकी तबादला नीति की एक सच्चाई। दूसरी ओर आप देखिए कि रितु महेश्वरी जो इस समय नोएडा की सीईओ हैं, एक ज़माने में ग्रेटर नोएडा भी उनके पास था। योगी सरकार जब से सत्ता में आई है, पिछले 5-6 सालों से वो नोएडा में ही विभिन्न पदों पर रहती हैं। वो बेहद ताकतवर अफसरों में हैं। वो बहुत बड़ा लाव लश्कर चलती हैं लेकर अपने साथ, और तमाम सारे आरोपों के बावजूद उनसे सवाल जवाब कोई नहीं करता है। रितु महेश्वरी जिस प्राधिकरण में इस समय तैनात हैं, वहाँ पर इन दिनों 200 करोड़ रुपए की एक फर्जी एफडी बनाकर जालसाजों ने 3 करोड़ 90 लाख रुपया निकाल लिया और 9 करोड़ रुपया और निकाल रहे थे, तब तक पकड़ गए। लेकिन आज तक रितु महेश्वरी ने उनके नीचे जो जिम्मेदार लोग हैं उनके ऊपर कार्रवाई नहीं की। बताया जाता है कि जो वित्त नियंत्रक हैं स्वतंत्र कुमार गुप्ता और अकाउंटेंट रोहित बंसल, इनकी भूमिका इस 200 करोड़ की फर्जी एफडी बनाने में संदिग्ध है। लेकिन रितु महेश्वरी के सजातीय होने के नाते इन अफसरों पर कार्रवाई नहीं होती है। कितनी विचित्र बात है कि सरकार और अफसर सब जिंदा मक्खी निकल रहे हैं और अधिकारी के आगे घुटने टेके हुए हैं। कौन सा ऐसा जुगाड़ है जो उनको न झुकने देता है न गिरने देता है। ये विचित्रता आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में जिसके पास जुगाड़ हो वो कुछ भी करे, विधि सम्मत करे, विधि विरुद्ध करे, नियम के विपरीत करे, पॉलिसी की धज्जियां उड़ा दे, लेकिन उसको रोकने टोकने वाला कोई नहीं है। भ्रष्टाचार के तमाम आरोप लगे। नोएडा एनसीआर के इलाके में बाढ़ आई हुई है, मैडम आराम फरमा रही हैं। उनके साथ जब लाव लश्कर होगा तब वो निकलेंगी। लोगों की दुख दर्द तकलीफ़ों के बजाय उनके लिए अपने नियम कानून, आराम, ये सुविधाएं, ये सब ज़्यादा महत्व रखती हैं। इस तरह के पावर कपल यूपी की ब्यूरोक्रेसी में चर्चा तो पाते हैं, लेकिन सरकार और आम जनमानस पर वो बोझ और भार की तरह होते हैं। अब इस भार पर सरकार जब तक ढोने की इच्छा रखती हो, जब तक जुगाड़ कारगर हो, जब तक सिफारिश मजबूत हो, तब तक झेले और ढोए। लेकिन ये सच्चाई हमेशा रहेगी कि ऐसे अफसर जो 5-5, 6-6 साल से एक जमे हैं, जो मनमानियाँ कर रहे हैं, जो मंत्रियों के आदेश तक को नहीं मानते, उनको क्यों बचाया जाता है। ये किस नियम कानून के तहत है और कौन सा शिष्टाचार, शुचिता और कौन सा बिजनेस और सरकार की कार्यशैली को दर्शाता है। बहरहाल वैसे इन दिनों
ये दो ही चीज़ें ज़्यादा चर्चा में, आप ये कह सकते हैं, एक तो पावर ये कपल चर्चा में है या दूसरा पावर सेंटर चर्चा में है। पावर कपल के साथ जुगाड़ है, ताकत है, सरकार का तंत्र है। पावर सेंटर के साथ जनता है और उसकी ताकत है और उसका मनोबल है। बहरहाल पावर सेंटर में आज इतना ही। जाते जाते आज आपको हम मुनव्वर राना साहब की फिर कुछ लाइनों के साथ छोड़ जाएंगे, सुनिएगा, जो बेहद शानदार हैं कि वो जालिम मेरी हर ख्वाहिश को ये कहकर टाल जाता है, भला दिसंबर जनवरी में कोई नैनीताल जाता है। मुनासिब है कि पहले तुम भी आदमखोर बन जाओ, कहीं संसद में खाने कोई चावल दाल जाता है। और मेरे मौला मुझे सच्चाई लिखने का हुनर दे दे, तेरे दर से भिखारी भी होके माला माल जाता है। नमस्कार।